Hello everyone. So in this lecture 1 we will discuss about the contract of indemnity and contract of guarantee. That is, this is the most important unit of our Indian Contract Act 1872. So without wasting any more time, let's jump to our class, that is contract of indemnity and contract of guarantee. क्लास शुरू होने से पहले सबसे मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ कि इंडेमनिटी का मतलब क्या है और गारंटी का मतलब क्या है। सिंपल मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि लॉस की भरपाई करना, कि मेरी वजह से अगर किसी का लॉस हुआ है तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में बना रहा हूं, तो उसको बोलते हैं हम इंडेमनिटी। और गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी का मतलब होता है कि इन केस अगर इस पर्सन ने पे नहीं किया तो इसकी बजाय वो पेमेंट मैं करूंगा। लेट्स से ए बी सी तीन पर्सन है। अब ए ने सी से लोन लिया, अब सी कह रहा है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए और एक पर्सन की गारंटी चाहिए। तो ए बी को ले आया कि अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो मेरे बिहाफ पे बी सारा पैसा पे करेगा। तो ए और बी के बीच में क्या बना? ए बी और सी के बीच में क्या बनाइए? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो इसी के बारे में आज हम बातचीत करना चाहेंगे। यूनिट नंबर 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको इंडेमनिटी का मतलब बताया। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी मतलब सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस, कि अगर किसी का लॉस हो गया मेरी वजह से तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और मेक द लॉस गुड, जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई करना है, उसको सही करना। अब इंडेमनिटी के अंदर दो पार्टीज होती है। पहली पार्टी हमारे होती है इंडेमनीफायर और दूसरी पार्टी हमारी होती है इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफायर कौन? कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको सारे लॉस की भरपाई करूंगा। इंडेमनीफाइड कौन? जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं सारी भरपाई करूंगा, उसको हम बोलते हैं इंडेमनीफाइड। अब जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जैसे कि आपने पता भी है, जनरल चीज है ये, कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा दो तरीके से बन सकता है। दो मोड्स होते हैं हमारे, आइदर विद द एक्सप्रेस और आइदर विद द इम्प्लाइड। सिर्फ एक्सप्रेस तो मुझे समझ में आता है कि जब हमने बकायदा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो उसको हम बोल देते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। बट सर इम्प्लाइड क्या होता है? इम्प्लाइड होता है कि उन्होंने रिटर्न बेसिस पे नहीं बनाया, बट पार्टीज की इंटेंशंस ऐसे हैं कि वो शो कर रहे हैं कि जो लॉस हुआ है वो उसकी भरपाई वो करेगा। वो हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और सेकंड हमारा होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके बाद ये मैं आपको बता देता हूँ, 100% स्टडी मटेरियल बेस है, आप इसको सामने स्टडी में रख के भी रिवाइज कर सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर का क्या मतलब है? इंडेमनीफाइड की मतलब जिस पर्सन को मैंने इंडेमनीफाई करने का वादा किया था, तो उस पर्सन के राइट क्या हैं? कि वो सारे के सारे डैमेजेस जितने भी उसको मेरी वजह से हुए हैं, वो सारे के सारे डैमेजेस मुझसे रिकवर कर सकता है। जितनी भी कॉस्ट मेरी लगी है उसके नुकसान की वजह से, वो मेरे से रिकवर कर सकता है। और अगर मान लो मैंने उसे रिकवर करने में कोई शूट फाइल किया, कोर्ट की हेल्प ली, तो जितने मैंने लॉयर को पैसा पे किया है वो सारा का सारा सम जो मैंने शूट में पे किया है वो सारा का सारा मैं रिकवर कर सकता हूं। तो यही राइट है, डैमेजेस रिकवर करना, जितनी कॉस्ट लगी है वो रिकवर करना, और जितने भी सम मैंने इन द प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट केस पे किया है वो सम भी मैं उससे रिकवर कर सकता हूं। अब कमेंसमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। अब जिस पर्सन ने वादा किया था कि मैं आपको लॉस की भरपाई करूंगा, उसकी लायबिलिटी कब कमेंस हो जाएगी, कब शुरू हो जाएगी, या फिर लायबिलिटी कब अराइज होगी? एज सुन एज लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कमेंस। मतलब जैसे ही सामने वाले को लॉस हो जाएगा वैसे ही उसकी लायबिलिटी कमेंस हो जाएगी। तो ये था हमारा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, इन केस ऑफ एनी पर्सन डिफॉल्ट। कि अगर मान लो इस पर्सन, लेट्स से मैंने एज्यूम कि साइड में कोई पर्सन बैठा है, लेट्स से इस पर्सन ने कोई लॉस कर दिया, या फिर जिसने इससे पैसा लिया था उसको इसने पैसा वापस नहीं दिया, तो जब ये डिफॉल्ट करेगा तो इसका पैसा सारा का सारा मैं पे करूंगा। वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब तीन पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है। पहला प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। बच्चों डेटर कौन? जिसने पैसा लिया है। क्रेडिटर कौन? जिसने पैसा दिया है। इसको मैं अपोजिट बताता हूं मैं आपको, मतलब जिसको मुझे पैसा देना है तो वो मेरे लिए क्या रहा? क्रेडिटर। और उसके लिए मैं क्या हूं? प्रिंसिपल डेटर। अब जो पर्सन ये गारंटी दे रहा है कि डिफॉल्ट के केस में मैं पे करूंगा, वो पर्सन हमारा होता है श्योरिटी।
तो तीन पार्टीज होती है इसमें, पहला श्योरिटी, दूसरा डेटर और तीसरा क्रेडिटर। अब इसको हम कई बार ट्री पार्टाइट एग्रीमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं बच्चों। तीन कॉन्ट्रैक्ट सर कौन से? पहला कॉन्ट्रैक्ट डेटर और क्रेडिटर के बीच में, जैसे प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो जब डेटर पैसा लेगा क्रेडिटर से उसके बाद ही तो श्योरिटी की लायबिलिटी कमेंस होगी। तो बेसिक है ये बिल्कुल, कि पहला कॉन्ट्रैक्ट हमारा प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन क्रेडिटर एंड डेटर, दूसरा क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच में। क्यों भाई? अब श्योरिटी ने वादा तो किया है ना कि मैं पे करूंगा सर, अब भाई करो पे। अब श्योरिटी कह रहा है कि क्रेडिटर को कि डेटर ने अगर डिफॉल्ट किया तो मैं पे करूंगा, तो इट मींस श्योरिटी ने क्रेडिटर के साथ एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर द पेमेंट। अब थर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि बोलते हैं इसको इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता ही है। अब बात सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। लेट्स से यहाँ पे ए, बी एंड सी है। अब यहाँ पे बी ने ए को पैसा दिया था, ठीक है। अब ए को पेमेंट करनी थी, श्योरिटी कौन था? सी। अब ए ने कर दिया डिफॉल्ट, पे नहीं किया बी को, तो पे कौन करेगा? डेफिनेटली से पता ना सर, श्योरिटी करेगा। अब श्योरिटी क्या अपनी जेब से पैसा देगा या वो किसी और से रिकवरी नहीं करेगा? बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे लायबिलिटी जो आएगी वो हमारी ए की आ जाएगी कि सी के पास अब राइट है कि वो ए से अपना सारा का सारा पैसा रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पे जो अपना थर्ड एग्रीमेंट होता है, थर्ड एग्रीमेंट हमारा होता है श्योरिटी एंड डेटर के बीच में, कि डेटर की बेस पे श्योरिटी ने पैसा पे किया है, वो सारा का सारा पैसा वो डेटर से रिकवर कर लेगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने सर इसमें यही पढ़ा कि तीन पार्टीज का एग्रीमेंट होता है इसमें, पहला डेटर और क्रेडिटर के बीच में, दूसरा हमारा क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, और तीसरा एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो श्योरिटी और डेटर के बीच में होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं। पहला क्या? पर्पस। पर्पस क्या होता है? टू इंडेमनिफाई समथिंग फॉर डिफॉल्ट, या फिर टू गिव द सम ऑफ मनी टू एनी अदर पर्सन ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। कंसिडरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में नहीं आता कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे बच्चों एक हमारा डेटर है, एक हमारा क्रेडिटर है, एक हमारा श्योरिटी है। अब श्योरिटी इसको गारंटी दे रहा है, बदले में इसको क्या मिला? कंसिडरेशन में हमने यूनिट 2 में पढ़ा था कि समथिंग इन रिटर्न, एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होनी बिल्कुल जरूरी है, बट सर इसमें तो कंसिडरेशन है ही नहीं, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाएगा? बच्चों बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर ने डेटर को ऑलरेडी पैसा दे दिया है, तो श्योरिटी के लिए वही सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाएगा। मतलब क्रेडिटर ने पैसा दे दिया, उसके बदले में ही तो श्योरिटी गारंटी दे रहा है क्रेडिटर को, तो श्योरिटी के लिए वही कंसिडरेशन मानी जाएगी कि डेटर को पैसा रिसीव हो गया हो, इटसेल्फ इज अ कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी, सर ये तो पता ही है ना, इसके बिना हमारा गारंटी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा अगर लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी? तो क्रेडिटर ने पैसा दिया हो, प्रिंसिपल डेटर के ऊपर लायबिलिटी इंपोज हुई हो, उसको पैसा पे करना पड़ेगा। कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट नहीं होनी चाहिए। राइटिंग जरूरी नहीं है बच्चों, मतलब ओरल में भी हो सकता है, बट इट इज प्रेफरेबल टू एंटर ए कॉन्ट्रैक्ट इनटू द रिटन फॉर्म। ओरल में क्योंकि हम बाद में प्रूव नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई रिटन इज प्रेफरेबल। उसके बाद ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटी, इसका क्या मतलब है समझना बात को। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी गई है कि श्योरिटी की लायबिलिटी जब ही राइज होगी जब कोई और श्योरिटी आके, कोई और को श्योरिटी आके उससे मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि कोई और को श्योरिटी मिलके जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना चाहेगा तभी मेरी लायबिलिटी राइज होगी, अदरवाइज मैं गारंटी के लिए लायबल नहीं हूं। तो इफ देयर इज अ कंडीशन देन जॉइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटी इज मस्ट। अगर कंडीशन है कि और कोई को श्योरिटी आना चाहिए तो ये कंडीशन हमारी पूरी होनी चाहिए। तो ये थे हमारे बेसिक्स से कुछ एसेंशियल फीचर ऑफ ए गारंटी। पर्पस, कंसिडरेशन, लायबिलिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या कोई कंसीलमेंट। जो कंसीलमेंट का मतलब, कंसीलमेंट का हमारा मतलब होता है कि कुछ छुपाया गया ना हो, ना ही कुछ गलत रिप्रेजेंट किया हो। राइटिंग में जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, बट प्रेफरेबल है, शुड बी इन राइटिंग। और जब तक कोई अदर श्योरिटी मुझे ज्वाइन नहीं कर लेता तब तक मेरी लायबिलिटी कमेंस नहीं होगी। अगर ऐसा कोई फीचर है तो ये फीचर कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद टाइप ऑफ गारंटी, दो तरह की गारंटी होती है, स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी। बच्चों ध्यान से सुनना, स्पेसिफिक गारंटी क्या होती है? स्पेसिफिक गारंटी हमारी होती है कि जो एक स्पेसिफिक डेट के लिए हो, जो एक पर्टिकुलर डेट के लिए हो,
और वो डेट पे हो गया तो उसकी लायबिलिटी भी खत्म हो गई। कंटिन्यूइंग क्या होता है? कंटिन्यूइंग हमारा होता है जो एक सीरीज ऑफ डेट के लिए हो, मतलब उसने बता नहीं रखा कि कितने अमाउंट तक है और कितने सीरीज तक मेरी लायबिलिटी रहेगी। वो लायबिलिटी जब तक चलेगी जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो टुवर्ड ए पर्टिकुलर डेट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक गारंटी विच एक्सटेंड ए सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब लगातार जो चलती रहे एक कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब ना ही उसने कोई पर्टिकुलर अमाउंट बताया और ना ही कोई पर्टिकुलर सीरीज बताई, ना ही कोई पर्टिकुलर सीरीज मींस मैं कहना चाहूंगा आपको कि एक डेट के लिए लाइबल होगा, दो के लिए लाइबल होगा, तीन के लिए, ऐसा उसने कुछ मेंशन नहीं किया। तो डिफरेंस आप बुक से करोगे पेज नंबर 2.158 से। मैं आपको बेसिक सब बताता हूँ क्या है। जैसे गारंटी और इंडेमनिटी में डिफरेंस दिया हुआ है। गारंटी में क्या होता है कि डिफॉल्ट करने के बाद लायबिलिटी राइज होगी और लायबिलिटी हमारे एग्जिस्ट करनी चाहिए, और इंडेमनिटी के केस में कोई भी लायबिलिटी की नीड नहीं है, उसमें जब सामने वाले को लॉस होगा तभी मैं बियर करूंगा। दूसरा पार्टीज, पार्टीज कितनी होनी चाहिए? इंडेमनिटी के केस में दो, ठीक है, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड, और गारंटी के केस में तीन, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। अब हमने क्या पढ़ा तीसरा डिफरेंस, अगर श्योरिटी पे करता है क्रेडिटर को तो वो डेटर से रिकवर कर सकता है, ये होगा गारंटी का केस। बट इंडेमनिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लॉस हो गया तो इंडेमनीफायर को ही पे करना पड़ेगा, और इंडेमनीफायर पे करने के बाद किसी और को शो नहीं कर सकता फॉर द रिकवरी ऑफ पेमेंट। और एक चौथा पॉइंट आप और कर सकते हो कि सर प्राइमरी लायबिलिटी किसकी रहेगी। जैसे अब गारंटी का केस है तो उसमें प्राइमरी लायबिलिटी हमेशा किसकी रहती है? प्राइमरी लायबिलिटी हमेशा रहती है हमारी डेटर की। डेटर डिफॉल्ट करता है तो लायबिलिटी हमारी आती है श्योरिटी की। बट इंडेमनीफाइड के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें होल एंड सोल प्राइमरी लायबिलिटी इंडेमनीफायर की ही होती है। अब नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी, श्योरिटी की लायबिलिटी कहां तक रहेगी? को एक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेटर, मतलब जितनी डेटर की उतनी लायबिलिटी श्योरिटी की। सेकेंडरी नेचर, जैसा मैंने आपको डिफरेंस में भी बताया कि प्राइमरी लायबिलिटी हमेशा रहेगी डेटर की और सेकेंडरी हमेशा रहेगी हमारी श्योरिटी की। और क्या, इफ डॉक्यूमेंट्स फाउंड टू बी डिफेक्टिव लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी सीजेस, अगर कभी डॉक्यूमेंट डिफेक्टिव निकल जाते हैं, डिफेक्टिव का मतलब क्या है कि झूठे डॉक्यूमेंट के बेस पे श्योरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तो श्योरिटी की लायबिलिटी सीज हो जाएगी। क्रेडिटर में प्रोसीड फॉर श्योरिटी फर्स्ट अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी, क्रेडिटर डायरेक्टली श्योरिटी के पास भी जा सकता है, बट ऐसा एग्रीमेंट में है कि श्योरिटी की लायबिलिटी डेटर के बाद ही अराइज होगी, तो क्रेडिटर श्योरिटी से कोई डिमांड नहीं कर सकता सबसे पहले। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी अगला टॉपिक है अपना। किन किन मोड से वो डिस्चार्ज हो सकता है? सबसे पहला बाय वे ऑफ रिवोकेशन। बच्चों बाय वे ऑफ रिवोकेशन का क्या मतलब है? बाय वे ऑफ रिवोकेशन का मतलब है कि श्योरिटी ने खुद ही रिवोक कर लिया। उसके बाद बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, कि क्रेडिटर ने ऐसा कुछ कंडक्ट कर दिया, क्रेडिटर ने ऐसा कोई काम कर दिया जिससे कि उसकी लायबिलिटी सीज हो गई। या फिर बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का बनाया हुआ था वही हमारा खत्म हो गया। अब बाय रिवोकेशन कैसे, किन किन केस में रिवोक हो जाएगी अपने आप? बाय डेथ, नोटिस एंड नोवेशन। डेथ नोटिस, आपको पता है कि नोटिस देके मैंने रिवोक करा, पहला। डेथ हो गई श्योरिटी की तो डेथ होने के बाद तो सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही सीज हो जाते हैं। तीसरा नोवेशन, नोवेशन का मतलब क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट पहले बनाया था वो कैंसिल हो गया और उसके बेस पे मैंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट राइज कर दिया, तो होता है नोवेशन। अब बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर ने ऐसा कोई काम कर दिया, दोबारा सुन बच्चों, क्रेडिटर ने ऐसा कोई काम किया है जिससे उनके कॉन्ट्रैक्ट पर काफी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ा है, तो इवेंचुअली श्योरिटी की लायबिलिटी सीज हो जाएगी, मतलब बाय वेरिएंस इन द टर्म्स एंड कंडीशन विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी। बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, मतलब क्रेडिटर ने डेटर का अमाउंट माफ कर दिया कि आप पे मत करो, छोड़ो आप इसको, तो क्या वो कह सकते हैं कि प्रिंसिपल डेटर को तो माफ कर दिया और श्योरिटी से पैसा रिकवर कर रहा है? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो अगर डेटर को माफ कर दिया तो श्योरिटी अपने आप हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज क्रेडिटर कंपाउंड और गिव टाइम। कंपाउंडिंग का मतलब होता है वेरिएंस इन द टर्म्स एंड कंडीशन, और गिव टाइम का मतलब होता है कि क्रेडिटर ने बिना श्योरिटी की कंसेंट के उसके टाइम को एक्सटेंड कर दिया, तो अगर कोई भी केस हुआ हो तो वहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद बाय एनी एडवर्स एक्ट ऑफ क्रेडिटर,
कि क्रेडिटर ने कोई ऐसा एडवर्स किया हो जिसे श्योरिटी को पसंद ना आया हो, श्योरिटी उससे एग्री ना करता हो, तो अल्टीमेटली श्योरिटी डिस्चार्ज अपना हो जाएगा। बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इनवैलिडेशन का क्या मतलब बच्चों? इनवैलिडेशन का मतलब है या तो मिस रिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया हो, या कुछ चीज छुपा के कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया हो, या फिर बड़े ध्यान से सुनना ये बात, जहां पे ये टर्म थी कि जब तक कोई श्योरिटी ज्वाइन नहीं करेगा श्योरिटी की लायबिलिटी कमेंस नहीं होगी, और इन केस कोई श्योरिटी ने ज्वाइन ना किया हो तो श्योरिटी भी हमारा डिस्चार्ज माना जाएगा। तो ये थे हमारे मोड ऑफ रिवोकेशन या फिर मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, दैट इज रिवोकेशन। और दूसरा हमारा बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, तीसरा बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। फिर उसके बाद राइट ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के क्या राइट्स हैं? देखो मुझे सोचने से क्या लग रहा है कि श्योरिटी के भाई क्या राइट्स हो सकते हैं। सबसे पहला पे करने के बाद जो क्रेडिटर्स के राइट थे वो सारे के सारे श्योरिटी के हो जाएंगे। दूसरा, जितना भी श्योरिटी ने अमाउंट पे किया है वो डेटर से अल्टीमेटली रिकवर कर सकता है। तो पहला, क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट्स है, डेटर के अगेंस्ट क्या राइट्स है, और अदर को श्योरिटी के रिगार्डिंग क्या राइट्स बनेंगे। भाई क्रेडिटर के रिगार्डिंग क्या राइट्स है? सबसे पहला, अगर क्रेडिटर को कोई बेनिफिट दिया हुआ था, क्रेडिटर को कोई सिक्योरिटी दी हुई थी, तो श्योरिटी वो सिक्योरिटी एनफोर्स करवा सकता है। राइट टू सेट ऑफ, अगर प्रिंसिपल डेटर को कुछ पैसा देना भी था और कुछ से लेना भी था, तो जो निचोड़ बनेगा, जो सेट ऑफ अमाउंट आएगा, सिर्फ वही श्योरिटी पे करने के लिए लाइबल बनेगा। शेयर रिडक्शन का क्या मतलब है? अगर क्रेडिटर ने डेटर का कुछ अमाउंट रिड्यूस कर दिया हो, क्या बोला मैंने? अगर क्रेडिटर ने डेटर का कुछ अमाउंट रिड्यूस कर दिया हो, जैसे 10 लाख का अमाउंट था और क्रेडिटर ने उसको 2 लाख माफ कर दिए, तो क्या वो श्योरिटी से रिकवर करेगा 2 लाख? हाउ कैन इट पॉसिबल? अगर 2 लाख उसके माफ किए हैं तो श्योरिटी की लायबिलिटी भी 2 लाख से कम हो गई, तो शेयर रिडक्शन का बेनिफिट भी वो ले सकता है। डेटर के रिगार्डिंग सबरोगेशन, सबरोगेशन का बच्चों मतलब होता है कि जितने भी राइट्स क्रेडिटर के थे वो सारे के सारे राइट अब श्योरिटी के हो जाएंगे, जैसे शू करना, रिकवर करना, बस। इंडेमनिफाइड का क्या मतलब होता है? अब उसका राइट है ना कि वो डेटर से इंडेमनिफाइड हो, कि जो पैसा उसने पे किया है वो उसकी भरपाई करे। को श्योरिटी के रिगार्डिंग क्या राइट्स है बच्चों? कंट्रीब्यूट इक्वली कंट्रीब्यूट करवाना अदर को श्योरिटी से, और अगर डिफरेंट सम है तो डिफरेंट सम में उनसे रिकवर करना। तो ये थे अपने कंप्लीट यूनिट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। सो हैप्पी रीडिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेफिक्र होकर मुझे आइदर व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम भी कर सकते हो। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 8572895759। Okay, so thank you everyone, have a nice day.